हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगली सुबह वियिंग की जब आँख खुलती है तो जेंटल ब्रीज और ब्राइट सन उसकी जस्ट फेस पर पड़ रहा था। वो अभी उठना नहीं चाहता था, पर वांग जी जेंटली उसके बालों में अपने फिंगर्स फहराता है और उससे कहता है, उठने का टाइम हो गया है हस्बैंड। वियिंग और भी ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेने लगता है और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेता है। वांग जी उससे कहता है, तुम कब से इतना लेजी हो गए हो? पर वियिंग को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि वो कोई जवाब नहीं देता। अगले पल जब एक बार फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो वियिंग देखता है कि वांग जी रूम की विंडो के पास खड़ा था और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा था। वियिंग बेड से उठकर अपनी शर्ट पहनने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसकी शर्ट फटी हुई थी। वियिंग सोचने लगता है, सीरियसली लंजा को सीखना होगा कि पेशेंट कैसे होना है। उसने मेरे कितने सारे कपड़े अब तक फाड़ दिए हैं। वो यिंग वांग जी के पास जाता है और उसकी मस्कुलर बैक को हग कर लेता है और उससे पूछता है, सब कुछ ठीक तो है ना लंजा? वांग जी कॉल कट करते हुए अपने इमोशनलेस फेस से उससे कहता है, एक इमरजेंसी है वो यिंग, मुझे आज ही जाना होगा, मैं कल सुबह तुम्हें मिलूंगा। वो यिंग उससे पूछता है, ऐसी क्या इमरजेंसी है लंजा? वांग जी कहता है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर वो निकल जाता है। पूरा दिन हो गया था पर वांग जी का अभी तक कोई कॉल नहीं था और ना ही वियिंग के वॉइस मेल का उसने कोई जवाब दिया था। वियिंग बहुत क्यूरियस होता जा रहा था और उसे वांग जी की चिंता हो रही थी। उस रात वो कितना भी कोशिश करता पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बेड बहुत कंफर्टेबल था। उसके बाद भी वियिंग बार बार करवटें बदल रहा था और फाइनली सुबह के 5 बजे वांग जी वापस आ जाता है। पर वो वियिंग पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो अपना ग्लास शैंपेन से फिल करने लगता है। जब उसे वियिंग की आवाज़ सुनाई देती है तब जाकर वो उसकी तरफ देखता है। वियिंग उससे पूछता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी वियिंग को अपनी तरफ खींचकर तुरंत उसे हग कर लेता है और सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। वो उसे एक पैशनेट पनिशिंग किस करता है। जब दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वियिंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि आखिरकार क्या हुआ होगा। कुछ मिनट बाद वियिंग एक बार फिर पूछता है तो वांग जी उसे बताता है, मेरा कज़िन ब्रदर कोमा में है। एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और अब उसके बचने के चांसेस केवल 40% हैं। एक्सीडेंट 3 हफ्ते पहले हुआ था और मुझे आज पता चल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड एक डेस्परेट बिच की तरह उसके पीठ पीछे लोगों के साथ फ्लर्ट कर रही है। आज जब मुझे कॉल आया था तो उसने मुझे ये कहा कि कुछ अर्जेंट है। मैं उसके घर तक गया और वो बिच शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वियिंग को भी ये सब सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बस गुस्से की घूंट पी कर ही रह गया था। वो वांग जी से पूछता है, उसके बाद तुमने क्या किया? वांग जी कहता है, मैंने उसके फेस पर पैसे फेंके। मैंने एक बार पहले भी अपने भाई शिचैन को वार्निंग दी थी कि वो बेटर डिज़र्व करता है, पर वो उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और अब देखो, वो मरने की कगार पर है और वो बिच क्या क्या करती फिर रही है। वियिंग को एक तरफ ये सुनकर बहुत रिलीव्ड मिला कि वांग जी उसकी ब्यूटी में नहीं फंसा। वियिंग को पता था कि वांग जी बहुत एंग्री और अपसेट है। वैसे तो वियिंग और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, पर इस वक्त वो उससे और क्वेश्चंस पूछकर उसे और अपसेट नहीं करना चाहता था। उस रात वो वांग जी को उसके क्लोजेट में से पैंट्स निकाल कर देता है जो वो रात को पहन सके, और रूम में उसके बाथरूम से बाहर आने का इंतज़ार करता है। इस बीच वियिंग बेड पर लेट चुका था। वांग जी भी बेड पर आता है, वियिंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करते हुए सो जाता है। वियिंग यही बात सोचकर बहुत खुश था कि वांग जी यहाँ उसके साथ था और उसके लिए काफ़ी लॉयल भी था। वांग जी के कज़िन की न्यूज़ को 1 हफ्ता बीत चुका था। इस पूरे हफ्ते ही वांग जी बहुत स्ट्रेस्ड रहा था। वो हार्डली ही 5 घंटे सोया होगा और तुरंत अपने भाई शिचैन को देखने के लिए चला जाया करता था। वांग जी ने वियिंग को ऑफिस जाने से भी मना कर दिया था, क्योंकि पापाराजीज इतने क्रेजी हो गए थे कि वो उन दोनों की पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करने के लिए डेस्परेट होते जा रहे थे। वांग जी और वियिंग की एक पिक्चर, जो कि एक किसिंग पिक्चर थी, इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और हर जगह सिर्फ उसी को लेकर न्यूज़ चलती रहती थी।
लोग अभी भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि लांग वांगजी और वुयिंग की शादी हो चुकी है, स्पेशली ये देखने के बाद भी कि वुयिंग की फिंगर में कोई भी रिंग नहीं थी। संडे का दिन आ चुका था। वांगजी आज घर पर ही था। उसने अभी भी अपने प्रोफेशनल कपड़े ही पहने हुए थे। वुयिंग उसके लिए कप ऑफ टी बनाता है। वांगजी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और जिस तरह उसके एक्सप्रेशंस थे, वुयिंग को पता चल गया था कि कन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है। जैसे ही वांगजी फ़ोन कट करता है, वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ लंचा? वांगजी एक गहरी सांस लेता है और वुयिंग को अपने पास बैठने के लिए कहता है। वांगजी को नहीं पता था कि वो कैसे इस बारे में वुयिंग को बताए। वो वुयिंग से कहता है, वुयिंग, मैं लैन चैन की लॉयर से बात कर रहा था। वुयिंग इम्पेशेंटली पूछता है, क्या बातें की तुमने? वांगजी कहता है, उसने मुझे बताया कि शचैन ने एक्सीडेंट के 2 हफ्ते पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया था और शचैन ने अपनी उस डील का हिस्सा पूरा नहीं किया है। शेयर होल्डर्स इम्पेशेंट हो रहे हैं और अपना फंड्स वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं। मैंने भी उसकी कंपनी में 40% इन्वेस्ट किया है। लॉयर का कहना है कि मुझे शचैन के बिहाफ पर सिग्नेचर करने आना होगा। वुयिंग कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम जा क्यों नहीं रहे? वांगजी कहता है, उस डील को साइन करने के लिए मुझे वॉशिंगटन रहना होगा, कम से कम 3 महीनों के लिए। ये सुनते ही वुयिंग का दिल एकदम बैठा रह जाता है। वांगजी कहता है, डील रेस्टोरेंट्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर है जो वॉशिंगटन में बनने हैं। मुझे वहाँ पर सारे गवर्नमेंट पेपर्स को साइन करने के लिए प्रेजेंट होना होगा। वुयिंग दुखी मन से हाँ में सिर तो हिला देता है, पर वांगजी ने उसके इमोशंस को पढ़ लिया था। वुयिंग को खुद नहीं पता था कि वो इन 3 महीनों तक वांगजी के बिना कैसे रह पाएगा। पर इस वक्त उसे मैच्योर बनना था, उसे बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बनना था। उसका कज़िन कोमा में था और वांगजी को अपनी प्रायोरिटीज़ अटेंड करनी ही थी। वुयिंग एक लो वॉइस में कहता है, ठीक है लंजा, पर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे वापस आने के बाद मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ में बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करें। मैं तुम्हें और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ। हम दोनों की शादी को हुए 5 महीने हो चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ रह भी रहा हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें अभी अच्छे से नहीं जानता हूँ। कुछ टाइम के लिए रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। उसके बाद वांगजी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वुयिंग, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। मैं भी तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप होगा अगर तुम मेरे साथ इस वॉशिंगटन ट्रिप पर चलो, ओनली अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। ये सुनते ही वुयिंग को ऐसा लगता है जैसे वांगजी ने उसे कोई पंच मार दिया हो, क्योंकि ये पहली बार था जब वांगजी उससे पूछ रहा था कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो। हालांकि वुयिंग बहुत खुश था कि वांगजी ने उससे पूछा, पर यह सोचकर नाखुश भी था कि वांगजी ने उससे इस तरह पूछा। उनके पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी ट्रैवलिंग के रहे हैं, वांगजी को प्रूफ मिल जाना चाहिए कि वुयिंग उसके साथ कितना एंजॉय करता है। ये सब सोचने के बाद भी वुयिंग वांगजी की डायरेक्शन में हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाते ही वुयिंग बस होप कर रहा था कि ये रफ फेज जो उनकी लाइफ में आ गया है, वो उन दोनों के वाशिंगटन जाने से पहले ओवर हो जाए। वुयिंग इस बारे में अपनी मॉम को बता देता है कि वो 3 महीने के लिए वांगजी के साथ वॉशिंगटन जा रहा है और 3 महीने वो कंपनी हैंडल नहीं कर पाएगा। आफ्टरनून के वक्त वो वांगजी को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ और अपने मैनेजर केविन को एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद वही हमारे बिजनेस को संभालेगा। अपने हस्बैंड से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और शचैन को मन ही मन गाली दे रहा हूँ। ये सुनते ही वुयिंग मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड मल्टीटास्किंग है। अब जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और घर जल्दी आ जाओ। हमें जाने से पहले एक अच्छी गुड नाइट स्लीप तो लेनी है ना। वांगजी उससे कहता है, यस माय हस्बैंड, मैं अभी जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। वांगजी रात के 11 बजे जब घर पर पहुँचता है, वुयिंग ऑलरेडी बेड पर लेटा हुआ था। वांगजी सीधा उसके पास जाकर बेड पर लेट जाता है और उसके शोल्डर्स पर अपना सिर रख लेता है। जैसे ही वांगजी अपनी आंखें बंद करता है, वुयिंग कहता है,
मिस्टर, पहले जाकर शावर लेकर आओ, कुछ खाना खाओ, उसके बाद तुम यहाँ सोओगे, और मेरे ऊपर से हटो। खुद को बहुत हल्का समझते हो क्या? वांग जी मुस्कुराते हुए उसकी वेस्ट के अराउंड अपना हाथ और भी टाइटली रैप कर लेता है और उससे कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो यिंग अपनी नाक पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे स्मेल आ रही है, प्लीज़ अब जल्दी से उठो और शावर लेकर आओ। वांग जी जब खुद को स्मेल करता है तो उसे पता चलता है कि विंग एक्चुअली जोक नहीं कर रहा है। वो कैसे भी बेड से उठता है और एक क्विक शावर लेता है और तुरंत अपने हस्बैंड के पास बेड में वापस आ जाता है। सोने से पहले उसे पता था कि कल का दिन एक और टायरिंग डे होने वाला है। अगला दिन आ चुका था। वांग जी और विंग वॉशिंगटन के लिए निकल गए थे। विंग ने सोचा था वॉशिंगटन की ये विज़िट उन दोनों की बहुत अच्छी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वांग जी अपने वर्क में बहुत बिजी था। वो अक्सर अर्ली मॉर्निंग निकल जाया करता था और लेट नाइट ही घर पहुंचता था। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका था, तब जाकर विंग को थोड़ा बेटर फील होना शुरू हुआ था। धीरे धीरे शिचैन की वर्क की सिचुएशन हैंडल हो गई थी। आज के दिन सुबह विंग थोड़ा जल्दी उठ गया था। अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहना और चार दीवारों को ही देखते रहना अब उसे बहुत बोरिंग लग रहा था। वो हमेशा एक वर्किंग बॉय ही रहा था। उसे कभी भी इतना खाली समय बिताने की आदत नहीं थी। वांग जी के आने के बाद विंग उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और फाइनली वांग जी उसे FNS डिपार्टमेंट लेकर जाता है, जो कि एक सेल्स डिपार्टमेंट था। वहाँ का गोल्डन एलिवेटर देखकर विंग समझ गया था कि यहाँ भी वांग जी की कंपनी ने ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा। वो लोग 10th फ्लोर पर आते हैं, जहाँ वांग जी उसे कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ एक वुमन थी और अपने डेस्क पर आराम से सिर रखकर लेटी हुई थी। वांग जी उसकी डेस्क पर नॉक करता है तो वो वुमन वांग जी को देखकर कहती है, ओह माय गॉड मिस्टर लान, फिर से ये मत करना। वांग जी कहता है, तो तुम भी नेक्स्ट टाइम काम के वक्त मत सोना। वो लेडी कहती है, किसने कहा कि मैं सो रही थी? तभी वांग जी उसकी बात को काटते हुए कहता है, एलिस, मेरे हस्बैंड से मिलो, वे वुशन। काफ़ी टाइम तक वो वुमन वियिंग को निहारती रहती है। उसके बाद वो वियिंग के पास जाकर सीधा उसे हक कर लेती है, जैसे वो एक दूसरे को सालों से जानते हों। वो वियिंग से कहती है, ओह माय गॉड, तो तुम हो वो जिसने हमारे हैंडसम लांग वांग जी का दिल चुरा लिया है। तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एलिस। वो लेडी एम्बैरेसिंगली ब्लश करते हुए कहती है, सॉरी। वांग जी वियिंग से कहता है, वियिंग, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम जब तक यहीं रुकना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। वो वियिंग के लिप्स पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने कुछ और ही प्लानिंग कर ली थी। अपार्टमेंट का हेडमैन, जिसका नाम चार्ल्स था, वो वांग जी से पूछता है, सर, इस स्मॉल बॉक्स को कहाँ रखना चाहिए? वांग जी उससे कहता है, तुम इसे काउच पर रख देना। वांग जी मन में सोच रहा था, इस बीच जो भी कुछ हुआ, मैं अपने वियिंग को टाइम ही नहीं दे पाया। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं जो मुझे सुधारनी है और अपने वियिंग को थोड़ा स्पेशल फील कराना है। वांग जी के जाने के बाद वियिंग एलिस के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा था। एलिस काफ़ी फ़नी पर्सन थी। उसके साथ ही वो प्रोफेशनली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लंच टाइम होते ही एलिस उसे पास ही के रेस्टोरेंट में पास्ता खिलाने के लिए लेकर जाती है। जैसे ही वियिंग वो चीज़ी पास्ता खा रहा था, उसका फ़ोन बजने लगता है और वो वांग जी का ही फ़ोन था। वांग जी अपनी डीप वॉइस में कहता है, हेलो वियिंग, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। वियिंग तुरंत एलिस से कहता है, मुझे जाना होगा, रंजा मेरा इंतज़ार कर रहा है। वियिंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है इससे पहले कि वांग जी नाराज़ होता। नीचे पहुँचते ही वियिंग देखता है कि वांग जी कार के पास खड़ा था और हमेशा की तरह वो बहुत सेक्सी लग रहा था। वांग जी वियिंग को देखकर उसके लिए कार खोलता है। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। वियिंग उससे पूछना चाहता था कि वांग जी उसे कहाँ लेकर जा रहा है, पर वांग जी पूरे टाइम फ़ोन पर इतना ज़्यादा बिजी था कि वियिंग उसे पूछ ही नहीं पाया और वांग जी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा था जो वियिंग को समझ भी नहीं आ रही थी। वियिंग देखता है कि वांग जी उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। वियिंग पूछता है, लंजा, हम यहाँ क्यों आए हैं? वांग जी कहता है,
एक्चुअली मैं अपनी एक ब्राउन फाइल अपने ऑफिस में भूल गया था वुयिंग, क्या तुम प्लीज़ ऊपर से उसे ला सकते हो? वुयिंग अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए कहता है श्योर, नो प्रॉब्लम। वुयिंग एलिस के साथ जो पास्ता खा रहा था वो अपने साथ पैक भी कर लाया था। ये देखकर वांगजी कहता है तुम्हें पास्ता इतना अच्छा लगा कि तुमने उसे पैक भी कर लिया? वुयिंग हंसने लगता है। इससे पहले कि वो कार से बाहर निकलता, वांगजी उसे अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स पर पैशनेटली किस कर लेता है। एक हीटेड किस के बाद वो उससे कहता है अभी भी वही एडिक्टिव टेस्ट है जो मुझे याद था। वुयिंग ब्लश करते हुए अपार्टमेंट डोर की तरफ चला जाता है। वो वांगजी के साथ अपने इस प्रीशियस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से ऊपर पहुंच जाता है। पूरे ऑफिस में वो इधर उधर ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं भी वो ब्राउन फाइल नज़र नहीं आ रही थी। अचानक से वहाँ एक सॉफ्ट रोमांटिक सा म्यूज़िक प्ले होने लगता है। वुयिंग आगे जाता है तो वो देखता है बीच में ही एक वुडन टेबल रखी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी। आफ्टरनून का समय था। विंडो से आफ्टरनून लाइट अंदर रूम में आ रही थी। वुयिंग क्यूरियसली सोच रहा था लंजा के मन में क्या चल रहा है। वो रूम में और अंदर जाता है। स्मोक के साथ एक रेड कारपेट रिवील होता है। अब वुयिंग सोच रहा था लंजा ने ये सब कब प्लान किया। उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वांगजी वहाँ खड़ा था। वांगजी वुयिंग के नज़दीक आता है। उसके हाथ में एक शू साइज्ड बॉक्स था। वो वुयिंग से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये सब देखकर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, पर मैं तुम्हें ये बॉक्स देने से पहले थोड़ा स्पेशल फील कराना चाहता था। वुयिंग उस बॉक्स को हाथ में ले लेता है, पर अब उसके दिमाग में चल रहा था कि इस बॉक्स में आखिरकार क्या होगा। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आप लोग भी सोचिएगा कि उस बॉक्स में वांगजी ने वुयिंग को क्या दिया होगा। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ये फ़ैन फिक्शन हमारा जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।